नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं पवन आप सभी का तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ इसके पहले एक वीडियो था कि हम लोग वीडियो के लिए पढ़ रहे हैं मगर स्पेक्ट्रम से कवर कर रहे हैं, ठीक है? तो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको इसमें कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है? अगर कोई दिक्कत होती है तो डेफ़िनेटली आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन शॉर्ट में है, कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन किताब स्पेक्ट्रम ज़्यादा अच्छी है। अच्छा, पिछले लेक्चर में जो हमने देखा था पीडीएफ वो हिंदी में पीडीएफ था, बट देखो डिस्कशन है वो है और फैक्चुअल चीज़ें, तो हिंदी इंग्लिश का बहुत ज़्यादा असर नहीं है। इसमें कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हैं तो ये ज़्यादा नया वर्ज़न है कि ये हम प्रेफ़र करें, ठीक है? तो ये तीसरा चैप्टर है इस किताब का। आई होप कि आपको पिछला लेक्चर पसंद आया होगा और आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया मतलब कैसे यूरोपियंस आते हैं और कैसे ब्रिटिश पावर जो है वो बनती है, कैसे का निर्माण होता है, आप ऐसा कहते हैं। देखो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि जो यूरोपियंस थे, ठीक है? उनको आने की ज़रूरत क्या थी? देखो सबसे चीज़ ये है जो अ, जो थी, ठीक है? कहने का मतलब जो कह सकते हो रूट था, ठीक है? भारत बहुत ही अमीर था। भारत के पास कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि कहीं पर भी नहीं थी। तो उस चीज़ को पाने के लिए, ठीक है, सारे जो यूरोपियन कंट्री बनाना चाहती थी। इसमें क्या था बीच में अरब कंट्रीज़ आती थी, तो अरब का व्यापार भारत से ज़्यादा अच्छा था, इसलिए यूरोपियंस को अगर भारत के साथ सीधा व्यापार करना था, पहले हमें काम ये करना था कि यूरोपियंस को रास्ते से हटाना था, ठीक है? तो ये हम देखेंगे कैसे अलग-अलग जो यूरोपियंस थे वो आते हैं और अरबों को कैसे वो हटाते हैं। ठीक है, लेक्चर देखो थोड़ा लंबा होगा, इसमें ज़्यादा कवर करेंगे। देखो सबसे पहले बात ये आती है कि ये आप लोग सब लोगों को पता होगा कि पुर्तगाल के लोग थे पोर्चुगीज़, ठीक है? वो सबसे पहले भारत में आते हैं, ठीक है? अब देखो यहाँ से सब वास्को डी गामा वाज़ द पहला आदमी कौन? वास्को डी गामा। कहाँ आता है? देखो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कहाँ आया? कालीकट, ठीक है? मई 1498 में। अगर आप भारत को देखो, ये है और यहाँ पर कालीकट है, कुछ यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पर वो आता है, यहाँ पर लैंड करता है और वो सबसे पहला इन द सेंस जो यूरोपीय था, जिसने भारत के लिए रास्ता खोजा। केप ऑफ गुड होप से आया वो, ठीक है? फिर क्या होता है, तो एक बार जब वो रास्ता खोज के आ गया, तो बाकी सारे लोगों के लिए उसने आप कह सकते हैं यूरोपियंस को ये हिम्मत मिल गई कि अच्छा हाँ, अब यहाँ से हम लोग चल सकते हैं, ठीक है? तो बाकी सारे यूरोपियंस भी उस रास्ते को फ़ॉलो करते हुए फिर आते हैं। अच्छा धीरे-धीरे क्या होता है, देखो वास्को डी गामा जब आया, तो ऑब्वियसली जैसा मैंने बताया कि अरबों का यहाँ पर ज़्यादा प्रभाव था व्यापार में, तो वास्को डी गामा ने पहला काम ये किया कि अलग-अलग राजाओं से मिला, तो वो जमोरिन से मिलता है। नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, कहानी की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होगा उस पे मैंने हाइलाइट कर दिया है और वही आपको पढ़ना है, ठीक है? बट फिर भी एक स्टोरी फॉर्म में आपको लगेगा तो ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। तो मिलता है अलग-अलग लोगों से और वो क्या करता है कि सबको कन्विंस करने की कोशिश करता है कि आप हमारे साथ व्यापार करिए, ठीक है? तो अब क्या होता है, ये अल्मीडा-वल्मीडा है, ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ याद रखना है कि अ, वो कब आया था और कहाँ आया था, ठीक है? अच्छा, फिर अगली बात ये आती है कि अलग-अलग गवर्नर्स थे जिन्हें वहाँ पर रखा गया, जो पुर्तगालियों के साथ वो आए। ठीक है, अच्छा कंडीशंस क्या थी? यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, महमूद बेगड़ा, ये कहाँ का शासक था? शासक था गुजरात का। ये पूछा जाता है, सीधा सवाल आता है कि महमूद बेगड़ा कहाँ का शासक था? महमूद बेगड़ा कहाँ का शासक था? गुजरात का शासक था। तो अब इनके पास अच्छा खासा साम्राज्य था। इनके अलावा जो भारत का उस समय स्ट्रक्चर था, देखो धीरे-धीरे मुगल सल्तनत क्या होती है औरंगज़ेब के बाद से बहुत ही कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। बहुत ज़्यादा ताकतवर रूलर्स होते नहीं हैं, शासक इतने ज़्यादा मजबूत नहीं होते हैं, तो छोटे-छोटे राज्य बनने लगते हैं मुगल सल्तनत के अंदर ही। ठीक है? तो ये चीज़ इनके लिए गालिब थी। अब अगर कोई ज़्यादा ताकतवर नहीं है तो उसे समझौता करना आसान होता था। ठीक है? तो यही किया वहाँ पर। अच्छा वास्को डी गामा आता है और वापस फिर जाता है और फिर से वापस आता है। ये उसका सीन था, ठीक है? अब देखो, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है आपका
पोर्चुगीज़ क्या थे? फर्स्ट यूरोपियन कम टू इंडिया, वो पहले यूरोप भारत आए थे और लास्ट टू लीव दिस लैंड, और सबसे आखिरी थे जो सब भारत को छोड़ कर के गए। 1961 में जब भारतीय सरकार ने गोवा, दमन और दीव उनसे लिया, तो वो यहाँ को छोड़ कर के गए। ठीक है? तो अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? देखो 3 से 4 एमसीक्यू। पहला, सबसे पहले कौन से यूरोपीय भारत आए थे? ये पहला एमसीक्यू आपका हो गया। आपका एमसीक्यू क्या हो गया कि सबसे लास्ट में कौन से जो यूरोपियंस थे वो भारत को छोड़, दूसरा, वास्को डी गामा कहाँ आया था? ठीक है? कौन से बंदरगाह पर? चौथा, कब आया था? किस 4 सवाल हो गए। एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन आपको बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं, हल नहीं आते हैं वीडियो में, पढ़ते मगर अभी हम स्किप करेंगे। अब आता है यहाँ से मुगल। ठीक है? अच्छा, जो पुर्तगाली थे त्योहार बना के रखा, ठीक है। लेकिन होता क्या है, धीरे-धीरे अंग्रेज़ आना शुरू करते हैं। तो अंग्रेज़ में से कैप्टन विलियम हॉकिंस, ठीक है, कैप्टन विलियम हॉकिंस नाम याद रख लो, ठीक है। कैप्टन विलियम हॉकिंस ये 1608 में आता है कहाँ? सूरत, और अपने साथ वो जहांगीर के दरबार में आता है, क्या आपको याद रखना है। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है कि कैप्टन विलियम हॉकिंस किसके दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में। ठीक है, सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं, उसके बाद कौन आता है? अंग्रेज़ आते हैं। सॉरी, अंग्रेज मतलब अंग्रेजों का ये जो कैप्टन हॉकिंस था वो आया, और उसने वो कहाँ मिलता है? जहांगीर के दरबार में जाके मिलता है। ठीक है, अच्छा, फिर वो जब जहांगीर से मिलता है तो उसको टर्किश-वर्किश आती है, ठीक है? तो वो ज़्यादा समझदार था, और फिर मुगल जो थे वो या कोई भी अपनी भाषा को ज़्यादा लाइक करता है, जहांगीर उनको फ़ेवर करना शुरू कर देता है। और इससे क्या होता है, जो पोर्तुगीज़ थे, पुर्तगाली थे, धीरे-धीरे उनको ये एहसास होता है हमारा जो व्यापारिक जो हमारी एकाधिकार था, उसमें अंग्रेज़ भी शामिल हो रहे हैं। तो आपस में वो लड़ाई करना शुरू कर देते हैं, और इसी चक्कर में वो मुगलों से कई बार ऐसा लड़ाई करते हैं, ठीक है? तो इसका गलत असर पड़ता है, और वहाँ से पुर्तगाली होते हैं, वो अपना जो एक अपर हैंड था, खो देते हैं, और वहाँ से क्या होता है, धीरे अंग्रेज़ थे वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, और पुर्तगालियों का जो पावर था वो खत्म हो जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको क्या-क्या जानना है? क्या है आपको समझ में आया? ठीक है? और दूसरी चीज़ क्या जाननी है आपको? ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं, जानना इम्पोर्टेंट। दूसरी मैंने आपको बताया कि जॉन हॉपकिंस कब आया था? कब आया था? 1608 में। किसके दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में। सबसे लास्ट में किसका था? कौन? वो भी यही थे, पुर्तगाली ही थे। फिर यहाँ पर सिग्निफिकेंस की बात है, देखो जो भी आता है, सर छोड़ के जाता है। चीज़ों को छोड़ कर के जो आते हैं, जैसे डच थे या पोर्चुगीज़ या फ्रेंच का व्यापार करने के साथ-साथ एक और उद्देश्य था, वो था अपने धर्म का प्रचार करना, ठीक है? और कहीं न कहीं हम आगे चलकर देखेंगे कि ये उनकी विफलताओं के एक कारणों में से भी रहता है, ठीक है? अब देखो यहाँ पर एक वर्ड आता है मसूलीपट्टनम, कहाँ है? आंध्रा में है। पीसीएस में सीधा सवाल पूछता है, या पूछा गया भी है कि नागापट्टनम और मसूलीपट्टनम, ये दोनों बंदरगाह हैं, ये कहाँ कौन से स्टेट्स में हैं? तो मसूलीपट्टनम आंध्रा में है, नागापट्टनम अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तमिलनाडु में है, ठीक है? आप लोग एक बार चेक कर लेना। तो यहाँ पर वो सबसे पहले आते हैं, डचों का बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है? बहुत ज़्यादा इनका इम्पोर्टेंस नहीं है, आपको बस ये याद रखना है कि ये मसूलीपट्टनम कहाँ पे है, ठीक? ये लड़ाइयाँ होती हैं, लड़ाइयाँ आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं, ठीक है? और फिर आप आ जाओ इंग्लिश कंपनी, ये आती है बात, कहाँ से? अंग्रेज़ों को पढ़ना है हमें मेन, ठीक है? तो ये मैंने बता दिया, जहांगीर उसमें आता है, ठीक है? कैप्टन विलियम हॉकिंस, और इसके बाद फिर वो क्या करता है, जहांगीर से देखो वो बात-वात करता है, और धीरे-धीरे जहांगीर उसको परमिशन दे देता है, सूरत में एक फैक्ट्री लगाने की, ठीक है? कहाँ पे? सूरत में फैक्ट्री लगाने की एक परमिशन उसको मिल जाती है। फिर क्या होता है, जब सूरत में परमिशन मिल जाती है, तो जो अंग्रेज़ों के राजा होते हैं जेम्स प्रथम, थॉमस रो, तो 2 नाम अंग्रेज़ों जब स्टार्टिंग के सर थॉमस रो और कैप्टन विलियम हॉकिंस, ये दोनों आते हैं, किसके दरबार में आते हैं? जहांगीर के।
थॉमस रो को जेम्स प्रथम क्या करता है, जहांगीर के दरबार में एम्बेसडर नियुक्त कर देता है कि भाई ठीक है, तुम जाकर के वहां से हमारा कामकाज देखो, जैसे आजकल आप देखते हो ना, राजदूत जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो एम्बेसडर नियुक्त करता है कि आप जाओ और देखो कि वहाँ पे क्या हो रहा है। कौन कौन था, विलियम हॉकिंस, थॉमस रो, ये आपको नोट नोट डाउन करना। अच्छा, अब फिर देखो, एक मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। एक है फोर्ट विलियम, ठीक है, फोर्ट विलियम है, ये कलकत्ता में था। फोर्ट सेंट जॉर्ज है, ये कहाँ था, मद्रास में था, या मद्रास में था, ठीक है, यहाँ आज का चेन्नई है जिसको बोलते थे। फोर्ट विलियम कहाँ था, कलकत्ता में था। फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ था, मद्रास में था। ठीक, फिर क्या होता है, अच्छा ये बात ऐसी रहती है, फिर कई सारे फरमान आते हैं, और अंग्रेजों को पावर मिलती रहती है। अच्छा, धीरे धीरे फिर क्या होता है, देखो मैंने बता दिया फोर्ट विलियम कहाँ था, कलकत्ता में था। अब देखो ये इंपॉर्टेंट, फर्रुख सियर के फरमान। फरमान क्या हुआ करते थे, जो ब्रिटिश जब आए, ठीक है, तो उन्होंने जो मुगल राजा थे, उनसे कोशिश की कि किसी तरह से हमको अलग-अलग जगहों पर परमिशन मिल जाए व्यापार करने की, ठीक है? तो जो परमिशन देते थे, उसी को फरमान बोला जाता है, ठीक है? तो उन फरमान में से देखो, जहांगीर ने भी फरमान निकाला, फर्रुखसियर ने भी फरमान निकाला, तो उनमें से फर्रुखसियर का फरमान सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक? तो ये फरमान कहता क्या था? फरमान ये कहता था, देखो यहाँ पे 2-3 चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, प्रमुख शेर का फरमान 17 में तो लिखा है कि जॉन सरमन आता है, 1717 में ये फरमान जारी हुआ। इस फरमान में अगर आप देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे एक तो लैंड की परमिशन मिलती है, ठीक, बंगाल में, और यहाँ देखो एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ड्यूटीज़, यानी कोई ड्यूटी नहीं देनी थी, ठीक है? और कॉइन्स ऑफ कंपनी मिंटेड एट बॉम्बे विल हैव द करेंसी थ्रूआउट द मुगल एम्पायर, यानी जो कंपनी सिक्के बनाएगी, उन सिक्कों की जो वैलिडिटी थी, पूरे मुगल एम्पायर में होगी। फर्रुख सियर के फरमान की ये 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट। पहली चीज़ क्या थी कि बंगाल में कलकत्ता के आस-पास उन्हें ज़्यादा ज़मीन खरीदने की इजाज़त दे दी गई। दूसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी को जो भी ड्यूटी लगाती थी, मतलब टैक्स लगता था व्यापार करने पे, उससे उनको क्या किया गया, उससे हटा दिया गया उनको। और तीसरा उनको क्या किया गया, तीसरा उनको किया गया कि जो भी बॉम्बे के पास कॉइन बनते थे, उसको उन्होंने कहा कि थ्रू आउट मुगल एम्पायर में मान्य होंगे। ठीक है? तो फर्रुख शेर का जो फरमान था वो कब आया था? देखो सीधा सवाल बनता है, फर्रुख शेर का फरमान कब आया था? 1717 में, ठीक है? कब आया था? 1717 में। लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड कंसेशंस, बहुत सारे ट्रेड कंसेशंस मिलते हैं। तो सीधा सवाल मान लो पूछ दिया। अब एक बार जल्दी से रिवाइज़ करते हैं, हम लोगों ने कहाँ से शुरू किया? सबसे पहले पोर्तुगीज़ आते हैं, कौन आता है? वास्को डी गामा आता है, कौन से बंदरगाह पे आता है? याद करते जाओ जल्दी-जल्दी। ठीक है? फिर जॉन हॉपकिंस किसके दरबार में आता है? सेंट फोर्ट जो विलियम है फोर्ट, वो कहाँ पे है? फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ पे है? ठीक है? फर्रुख सियर का फरमान किसके लिए था? फर्रुख सियर का फरमान मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी कहा जाता है। और कब आता है? 1717 में। ठीक? नोट डाउन कर लो इसको। फिर क्या है? फिर अगला जो कहानी है वो फ्रेंच की है। देखो, फ्रेंच लास्ट यूरोपियंस टू कम। अब देखो यहाँ पर हम लोगों ने 4 यूरोपियंस पढ़े, सबसे पहले कौन आया? पुर्तगाली, दूसरे पे डच, तीसरे पे अंग्रेज़ और चौथे पे फ्रेंच, ठीक है? कभी-कभी ये सीरीज़ भी पूछ लेता है कि भाई पहले कौन आया, बाद में कौन आया? देखो यहाँ पे तो नहीं पूछेगा वीडियो में, बट मान लो किसी एग्ज़ाम में पूछ लिया, पढ़ रहे हैं थोड़ा-सा तो ठीक है? तो अब देखो फ्रेंच आते हैं, देखो मुद्दे की बात ये है, बहुत ज़्यादा फ्रेंच में हमको कहानी नहीं समझनी है तो बहुत लंबी कहानी, बट ये नहीं समझना, हमें ये जानना है कि जो अंग्रेज़ थे उनकी अंग्रेज़ भी चाहते थे भारत में व्यापार करना, ठीक? सेम जगह पे फ्रेंच भी चाहते थे, और यूरोप में उन दोनों की राइवलरी चलती थी, ठीक है? दोनों आपस में राइवल्स थे। तो इससे क्या होता है, वहाँ की जो लड़ाइयाँ थी वो यहाँ पे भी उसका असर देखने को मिलता है। तो दोनों एक-दूसरे पर अपनी पावर सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, और इसकी वजह से यहाँ पर कार्नाटिक वॉर्स होते हैं, जिनको कर्नाटक युद्ध भी कहा जाता है। तो अब आपको डेट है, और यहाँ पे जो संधियाँ हैं, देखो अंग्रेज़ों ने एक चीज़ बहुत दिमाग किया कि जब भी वो हारने लगते थे तो संधि कर लेते थे, ठीक है? तो इसको पहला कार्नाटिक वॉर, ये डेट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें होता क्या है, देखो वहाँ पर लड़ाई शुरू होती है, ऑस्ट्रियन वॉर,
है? तो इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे इन दोनों की लड़ाई भी शुरू हो जाती है, ठीक है? तो यहाँ से जब लड़ाई शुरू होती है, तो 1748 में खत्म होता है, ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-चैपल है, ये है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत जगह पे, ठीक है? एक्स-ला-चैपल ये ट्रीटी होती है, कब ट्रीटी होती है? 1748 में, किसके रिजल्टेंट में होती है? फर्स्ट कार्नाटिक वॉर्स के रिजल्टेंट, ठीक है? अब जो ऑस्ट्रियन वॉर था, भाई देखो वॉर का बहुत ज़्यादा कुछ होता नहीं है, ठीक है? आपस में लड़ाई होती है, लड़ाई होने के बाद क्या होता है, जो ये थे, इसमें देखो अगर फर्स्ट हम कहें तो फ्रेंच का अपर हैंड था, ठीक है? क्योंकि कई जगह जीतते भी हैं और जो जिन लोगों को अपना पैट्रोनेज देते थे अंग्रेज, उनको हराते भी हैं। तो मुद्दे की बात ये है कि पहला कर्नाटिक वॉर कब था? 1740 से 1748 तक, और एक्स-ला-चैपल की संधि कब होती है? 1748 में, जो कि इस लड़ाई को एंड कर देती है। लेकिन ये खत्म नहीं होता, ठीक है? और फिर क्या होता है, फिर से यहाँ पर शुरू होता है। अब यहाँ पर एक व्यक्ति है डुप्ले, ठीक है? ये क्या है? फ्रेंच गवर्नर। ये देखो बहुत ही एम्बिशियस आदमी था। ये चाहता था कि जल्दी से हम फ्रेंच जो हैं फ्रांसीसी का क्या करें, उनका हम यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार और प्रसार करके उनका बिज़नेस बढ़ा दें। लेकिन फिर क्या होता है, लड़ाई होती है, साथ में अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई होगी। जब लड़ाई होती है, और में हम नहीं चाहेंगे, कहानी बहुत लंबी। तो हम मुद्दे की बात ये देखिए, लड़ाई में होता क्या है? देखो टोटल लड़ाई में ये होता है कि इस लड़ाई से डुप्ले जो था, ठीक है, वैसे तो बहुत समझदार था बट बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होने के कारण इस लड़ाई में उसका बहुत नुकसान होता है। और फ्रांसीसी क्या करते हैं, उसको वापस बुला लेते हैं, ठीक है? जब वापस बुला लेते हैं, भाई क्या होता है फिर, वापस बुला लेते हैं तो यहाँ से अब जो फ्रांसीसी थे वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। पहले कार्नाटिक वॉर में स्ट्रॉन्ग थे, कमज़ोर पड़ जाते हैं और फिर क्या होता है, सॉल्व कर लिया जाता है। और जो अगला बंदा आता है, वो थोड़ा-सा पॉलिटिकल होता है और वो चाहता है कि ठीक आसानी से हैंडल किया जाए ऐसा कुछ, तो हैंडल करने की कोशिश करता है मगर अंग्रेज़ समझदार थे। फिर थर्ड कार्नाटिक वॉर होता है 58 से 63 63 और 7 इयर्स वॉर होते हैं, 7 साल का युद्ध होता है स्पेन, इंग्लैंड में, तब यूरोप में। फिर से लड़ाई होती है लेकिन एकदम समझ फाइनल लड़ाई होती है, बैटल ऑफ वांडीवॉर, बहुत इम्पोर्टेंट। अभी हम लोग आगे देखेंगे कि बैटल ऑफ प्लासी होता है, बैटल ऑफ वांडीवॉश होता है और क्या होता है बैटल ऑफ थर्ड बैटल ऑफ, चौथा क्या है, बक्सर का युद्ध होता है। पहला क्या है, पहला प्लासी की लड़ाई होती है, लिख लो आप उसको, वैसे आगे देखेंगे ही। पहला प्लासी की लड़ाई होती है, दूसरा वांडीवॉश का युद्ध होता है, तीसरा थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होता है, पानीपत की तीसरी युद्ध होता है और चौथा क्या होता है, बक्सर की लड़ाई। ये चारों लाइन से हैं, ठीक है? तो वांडीवॉश का युद्ध किसके बीच में होता है? अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच में। कब होता है? 1760 में। और इस युद्ध में ये निश्चित हो जाता है कि अब भारत पर आप कह सकते हो कि किसका प्रभुत्व रहेगा? अंग्रेज़ों का रहेगा, फ्रांसीसियों का प्रभुत्व आगे से नहीं रहेगा। ठीक है? इस लड़ाई से ये क्लियर हो जाता है। किस लड़ाई से क्लियर होता है? वांडीवॉश के युद्ध से। अब ये सीधा-सीधा एमसीक्यू आपका बनता है। ठीक? चलो भाई आगे चलते हैं फिर। 1 सेकंड। ठीक है? तो देखो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, पेरिस संधि हटा दो। एक्स-ला-चैपल की संधि कब हुई थी? 1748 में, याद रखना। ठीक है? देखो, बैटल ऑफ प्लासी इज़ यूजुअली रिगार्डेड एज़ द डिसाइसिव इवेंट। एक क्वेश्चन आया था, कौन-सा सबसे ज़्यादा भारत में अंग्रेज़ों का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए ज़िम्मेदार युद्ध है? इसमें सारे ऑप्शंस थे। प्लासी और बक्सर में कन्फ्यूजन था, प्लासी को सही आंसर माना गया था। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे प्लासी की लड़ाई कब हुई थी और कैसे हुई। ठीक, तो आई होप कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ से ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने की नहीं है। इन सब में ये लिखा हुआ है कि आखिर ऐसा क्या था, अंग्रेज़ जीत गए। देखो अंग्रेज़ों के पास नेवी बहुत अच्छी थी, उनका बैकअप बहुत अच्छा था, ठीक है? प्लस उनके जो लीडर्स थे, आप कह सकते हो क्लाइव था या फिर जो भी लोग थे, बहुत ही इंटेलिजेंट थे, ठीक है? तो उन्होंने जिस हिसाब से अपनी जो चीज़ों को हैंडल किया, वो बहुत ही अच्छा था और इसकी वजह से उन्होंने बाकी सारी यूरोपियन शक्तियों को यहाँ पर भारत में हरा दिया। तो इतनी चीज़ें आपको इस चैप्टर में से याद रखनी है।
ये फैक्ट्स हैं, यही वीडियो के एग्ज़ाम में आएगा, इससे ऊपर यहाँ से कुछ नहीं आएगा, ठीक है? इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अच्छा, चलो फिर अगला चैप्टर है। अगला चैप्टर हमारा है, ये है इंडिया ऑन द ईव ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट। मतलब जब भारत को अंग्रेज़ जीत रहे थे, भारत के हालात क्या थे, ठीक है? तो अब भाई देखो, देखो भारत में देखो जब मुगल थे, ठीक है? जब औरंगज़ेब गया, तो मुगलों के हालात उसके बाद बहुत ही खराब होने लगे। इतना बड़ा साम्राज्य था कि वो सँभाल नहीं सके और जो बाहर से आक्रमणकारी थे, ठीक है? इसमें से मंगोल थे या पर्शियंस थे, वो पहले से ही भारत को देख के बैठे हुए थे कि अच्छा हाँ भाई, हम आक्रमण करना है। कई ऐसे अच्छे रूलर्स कह सकते हो, राजा हुए जिन्होंने इन आक्रमण को रोक के रखा या उसका विरोध अच्छे से कर पाए, बट कई ऐसे थे जो बाद में नहीं कर पाए, ठीक है? तो चंगेज़ खान का नाम आप लोगों ने सुना होगा, उसने भी आक्रमण करने की कोशिश की बट उसे सक्सेसफुली रोक लिया गया था। लेकिन जब भारत में अच्छा प्रतिनिधित्व, अच्छे लीडर्स नहीं थे औरंगज़ेब के बाद, तो क्या हुआ धीरे-धीरे वहाँ के लोगों ने या वहाँ के जो आक्रमणकारी थे, उन्होंने भारत पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। वैसा ही एक आक्रमणकारी था नादिर शाह। क्या नाम था? नादिर शाह। नादिर शाह ने आक्रमण किया भारत में 1739 में, ठीक है? 1739 में वो दिल्ली आया, दिल्ली उसने मुगलों को हराया और उसके बाद ये कहा जाता है कि वो अपने साथ पीकॉक थ्रोन, जिसको हम मयूर सिंहासन बोलते हैं, और कोहिनूर हीरा को अपने साथ लेकर के गया और ऐसा कहते हैं कि उसने पूरी दिल्ली में बहुत ज़्यादा मार-काट की, ठीक है? पूरा दिल्ली उसने ध्वस्त कर दिया, तहस-नहस कर दिया। किसने किया था? नादिर शाह ने। कब आया था? 1739 में। हम लोगों ने अभी क्या देखा कि 1748 में ट्रीटी ऑफ ला शैपेल हुई। अब देखो ये आपको कहानी की तरह याद रखना है, ठीक है? एक्स ला शैपेल कब हुई थी? 1748 में, ठीक है? ये आपको याद रखना है, ठीक? तो 1739 में क्या होता है? नादिर शाह आक्रमण करता है। फिर नादिर शाह के आक्रमण के बाद अगला आक्रमणकारी कौन था? अहमद शाह अब्दाली। देखो मराठा जो थे, ठीक है? उस समय भारत में जो अलग-अलग शक्तियाँ थीं, उनमें जैसे मराठा थे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे, या सिख थे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे। मराठा एक बहुत ज़्यादा कंटेंडर थे मुगलों के बाद भारत की सत्ता सँभालने के, क्योंकि अंग्रेज़ों को प्रॉपर एक चैलेंज दे सकते थे। मगर मराठाओं ने मेरे हिसाब से 2 गलती की, पहला कई सारे युद्धों में अंग्रेज़ों का साथ दिया और दूसरा उन्होंने जो ये लड़ाई लड़ी अहमद शाह अब्दाली के साथ, वो डिसाइसिव लड़ाई थी और उसे हार गए और उसके बाद फिर क्या हुआ, वहाँ से ये क्लियर हो गया कि अब मराठा भारत पर राज नहीं कर पाएँगे, ठीक है? तो पहला आक्रमणकारी कौन था? नादिर शाह, जिसने 1739 में आक्रमण किया और दूसरा कौन था, या पीकॉक थ्रोन और कोहिनूर कौन ले गया? सॉरी नादिर शाह। अहमद शाह अब्दाली दूसरा था, जिसने 1761 में, वैसे तो कई बार आक्रमण किया, 1761 में मेन युद्ध लड़ा था, ठीक है? कौन-सा? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है? और उन्होंने मतलब अब्दाली ने क्या किया था? मराठाओं को हराया था, ठीक है? अब्दाली ने क्या किया? मराठाओं को हराया। कब हराया? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में। और पानीपत की तीसरी लड़ाई से ये क्लियर हो गया कि अब यहाँ पर मराठा शासन नहीं करेंगे। फिर एक क्वेश्चन ये आया था, कहीं पूछा गया था कि आखिर हर लड़ाई पानीपत में ही क्यों होती थी, इम्पोर्टेंट लड़ाइयाँ, ठीक है? तो 1526 में हुई, फिर 1556-55 में, 55 में हुई, फिर 1761 में हुई। तो पानीपत देखो सेंटर में है, दिल्ली के पास है, ठीक है? और जो दिल्ली का शासक है वो चाहेगा ना कि दिल्ली से पास में हो, वहाँ पे शासन हमारा है तो बगल में रहे, वहीं पे लड़ाई कर लें। तो ये सारी चीज़ें थी, इसलिए वहाँ पर अच्छा जो बाहर से आ रहा है, अब अगर वो सीधा आएगा पंजाब से होते हुए तो यहीं आएगा, राजस्थान-वाजस्थान में उसको पानी नहीं मिलेगा, ठीक है? तो इसलिए लोग इधर से ही आते थे जो अ, आक्रमणकारी थे। ये देखो यहाँ पर कई सारे रूलर्स के नाम लिखे हुए हैं, ये फर्रुख सियार का नाम, जिसने क्या किया था? जिसने फरमान जारी किए थे, कब किए थे? 1717 में अंग्रेज़ों के लिए, है ना? ठीक है? ये देखो, ये आप कई एग्ज़ाम्स में इसका सीक्वेंस पूछता है, यहाँ पे नहीं पूछेगा, ठीक है? ये सारी चीज़ें ज़्यादा अगर आपको याद रखनी है, रख सकते हो, बट मेरे हिसाब से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये। अब देखो, ये है शाह आलम। देखो, ये बहुत इम्पोर्टेंट रूलर है। इसने 2 लड़ाइयाँ देखी, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत और बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है? इसके टाइम पे था।
अच्छा ये सब कैसे हुआ, क्या हुआ? पानीपत का लड़ाई तो हमने लोगों ने देख लिया कि मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। बक्सर क्यों हुआ था, अभी हम लोग देखेंगे आगे चल के। ठीक। अब यहाँ से आप लोगों ने राजा राम मोहन राय का नाम तो ज़रूर सुना होगा। तो जो राजा राम मोहन राय थे, वो कहीं के राजा नहीं थे, उन्हें राजा की उपाधि दी गई थी। राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर शाह ने दी थी। किसने दी थी? अकबर शाह ने दी थी। ठीक है? तो अकबर शाह का नाम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कभी-कभी सीधा-सीधा पूछ लेता है कि भैया बताओ, कौन था जिसने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी? तो किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने दी थी। अच्छा क्यों दी थी? क्योंकि उसकी पेंशन रुक गई थी और अंग्रेज़ बहुत मानते थे राजा राम मोहन राय को, तो उसको लगा कि अगर सिफ़ारिश कर देंगे राजा राम मोहन राय, तो हमारा काम हो जाएगा, पेंशन मिलने लगेगी। इसलिए उसने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। ठीक है? किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने दी थी। अच्छा, ये देखो ये सब क्या है? ये है कि मतलब ज़मींदारी क्राइसिस क्या है? कैसे ज़मींदारों को भी परेशान किया गया? देखो अंग्रेज़ों ने अपना भला किया और किसी का नहीं किया, ठीक है? इसमें हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएँगे, ठीक है? ये देखो मराठा क्या था, 2 तरह के टैक्स लगाते थे, एक सरदेशमुखी और एक चौथ। सरदेशमुखी और चौथ, ठीक है? आय का चौथा हिस्सा देना होता था, इसमें आय का 10वाँ हिस्सा देना होता था, ठीक है? कौन लगाता था? मराठा, ये मराठा लगाते थे। कभी-कभी नाम पूछ लेता है कि सीधा-सीधा बताओ। अ, हम लोग सीधा आते हैं मुद्दे की बात पे। हाँ, ये देखो रीजनल किंगडम्स। हम लोग थोड़ा-सा रीजनल क्योंकि देखो जब मुगल शासन था वो कमज़ोर हो गया था, तो जो छोटे-छोटे स्टेट थे अलग-अलग जगह पे वो बनना शुरू हो गए थे। ठीक है? जिसमें से एक था हैदराबाद, अवध, ठीक है? यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया है, अगर आप चाहो तो इनके जो फाउंडर्स हैं, इनके नाम आप पढ़ सकते हो, ठीक है? पढ़ लोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है? जैसे हैदराबाद को किसने बनाया था? निज़ामुल मुल्क, ठीक है? निज़ामुल मुल्क इसका संस्थापक था। अवध का कौन था? बुरहानुल मुल्क, ठीक? कौन था? बुरहानुल मुल्क। फिर यहाँ पर बंगाल था, बंगाल कौन था? मुर्शीद कुली खां, ठीक है? ये बंगाल देखो पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। बाकी सब ठीक है। बाकी अगर आप इग्नोर भी कर देते हो तो इतना कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। पंजाब में क्या था? देखो पंजाब में क्या था कि पंजाब में एक सबसे इम्पोर्टेंट राजा होते हैं रणजीत सिंह, ठीक है? देखो मिस्ल क्या होती थी? जैसे वो ग्रुपिंग्स होती थी, ठीक है? जैसे मान लो हमारे यहाँ आप कह सकते हो जातियाँ कह सकते हो एक तरह से कह सकते हो, रिलेट कर सकते हो, ठीक है? ग्रुपिंग्स तो 12 मिसलें थी, उसमें से जो रणजीत सिंह थे वो किस मिस्र के थे? सुकरचरिया, सुकरचकिया, ठीक है? इस मिस्र के थे वो, तो क हो सकता है कभी पूछ ले, ठीक? कभी पूछा तो नहीं मेरे जहाँ तक मैंने पेपर्स दिए हैं। अच्छा, ये चीज़ें हैं, ठीक, 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 ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है? सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, ट्रेड ठीक है, ये सारी चीज़ें कोई बात नहीं। एजुकेशन का स्तर भी नीचे ही था, सब कुछ वो था, ठीक है। इतना ज़्यादा हमको इसमें जाने की नहीं थी। वुमेन की जो कंडीशन थी वो भी काफ़ी नीचे थी, पर्दा प्रथा, सती प्रथा, ये सारी चीज़ें थी। अच्छा आर्ट, आर्किटेक्चर देखो, आर्ट आर्किटेक्चर में क्या था जो लोग थे, पहले उन्हें पैट्रोनेज दिया जाता था मतलब राजा के दरबार में रहते थे। पर धीरे-धीरे क्या हुआ राजा ही नहीं रहे, ठीक है। अंग्रेज़ों ने सबको हरा दिया, ठीक। तो ये सारी चीज़ें थी, ये सब लिखा हुआ है। इसमें इतना आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जितना मैंने बता दिया है कुछ फैक्ट्स, आपको उतना ही ध्यान देना है। अब ये है नेक्स्ट पार्ट, एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। इसको हम अभी अगले पार्ट में पढ़ेंगे, तब तक आप इसको पढ़ लो एक जगह नोट कर लेना, ठीक है? और बाकी अगर कोई दिक्कत होगी तो मुझे बताना, इससे ज़्यादा आपको नहीं पूछेगा एग्ज़ाम में, ठीक? चलो, अब अगले वीडियो में मिलते हैं, टाटा, बाय-बाय।